प्रकृति प्रेम संस्थान के सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए तो इस यात्रा की शुरुआत एक पहेली से करते हैं जो स्रोतों में दी गई है और ये दिमाग को सच में झकझोर देती है। एक पिता और पुत्र का एक्सीडेंट हो जाता है। पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। सर्जन उसे देखकर कहता है, मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा है। सवाल ये है कि अगर पिता मर चुका है तो सर्जन कौन है? ये मशहूर सर्जन रिडल है और ये सीधे सीधे अचेतन पूर्वाग्रह या जिसे हम अनकॉन्शियस बायस कहते हैं उसे उजागर करता है। ज्यादातर लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत ये नहीं आता कि सर्जन लड़के की माँ हो सकती है। हमारा दिमाग एक मानसिक शॉर्टकट लेता है जिसमें सर्जन, पायलट या सीईओ जैसी भूमिकाओं की छवि वो पुरुष से जुड़ी होती है, भले ही हम खुद को कितना भी क्या कहते हैं समानतावादी क्यों ना मानते हो। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि सर्जन एक तनाव वाली नौकरी है और दिमाग बस सबसे आम उदाहरण की तरफ जाता है जो कि पुरुष है। क्या यह सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं, जरूरी नहीं कि ये पूर्वाग्रह हो? यही तो अचेतन पूर्वाग्रह की खूबी या कहूं कि खामी है। ये एक मानसिक आदत ही है, लेकिन सवाल यह है कि ये आदत बनी क्यों? क्योंकि हमने समाज में, किताबों में, फिल्मों में पुरुषों को इन भूमिकाओं में ज्यादा देखा है। ये पूर्वाग्रह जानबूझकर नहीं होता, ये हमारी परवरिश और माहौल का नतीजा है, पर इसका असर बहुत वास्तविक होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए इसी से जुड़े दो सबसे जरूरी शब्दों को स्पष्ट करते हैं। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता और बायस यानी पूर्वाग्रह। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। और स्रोतों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। स्टीरियोटाइप एक विचार है, एक सामान्यकृत धारणा। ये एक मानसिक बॉक्स है जो हम किसी पूरे समूह के लिए बना लेते हैं। जैसे लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, या पंजाबी जोर से बोलते हैं, या लड़के रोते नहीं। ये एक सोचा हुआ शॉर्टकट है। तो स्टीरियोटाइप एक विचार है, तो फिर बायस क्या है? बायस उस विचार पर आधारित एक अमल या व्यवहार है। जब आप उस मानसिक बॉक्स की वजह से किसी के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं तो वो बायस है। जैसे अगर कोई ये स्टीरियोटाइप रखता है कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती और इस वजह से वो अपनी कार किसी महिला को उधार देने से मना कर दे, तो ये जेंडर बायस है। अच्छा। संक्षेप में स्टीरियोटाइप सोच है, बायस उस सोच पर किया गया काम है। बिल्कुल साफ हो गया। और एक और बुनियादी अंतर है सेक्स और जेंडर के बीच। ये ACTET परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। श्रोतों के अनुसार सेक्स एक शारीरिक या जैविक शब्द है। ये हमारे क्रोमोसोम, हार्मोन और शरीर रचना को उनको संदर्भित करता है। ये प्राकृतिक और स्थायी है, जैसे पुरुष, महिला या इंटरसेक्स। वहीं जेंडर एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक निर्माण है। ये समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है, जैसे मर्दाना या स्त्रियोचित गुण। मतलब जेंडर समाज बनाता है। हाँ, और ये समय और संस्कृति के साथ बदल भी सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है, जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती हैं, वे जन्मजात नहीं होती हैं। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। वे छिपे हुए पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम की बात करते हैं। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में लिखे गए विषयों के अलावा भी बच्चे स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं जो अक्सर अनकहा होता है। जैसे एक शिक्षिका अनजाने में ही विज्ञान के प्रयोगों और भारी उपकरण उठाने के लिए हमेशा लड़कों को चुनती हैं, जबकि कक्षा की सजावट, बोर्ड साफ करने और साफ सफाई के कामों के लिए लड़कियों को आगे करती हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म है। शायद शिक्षक को पता भी नहीं चलता होगा कि वे ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो अचेतन पूर्वाग्रह है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों में भी ये दिखता है। पुरुषों को अक्सर नेताओं, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के रूप में दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को ज्यादातर घरेलू भूमिकाओं जैसे माँ या शिक्षिका के रूप में। और एक और बहुत ही गहरा पूर्वाग्रह ग्रेडिंग में होता है। एक स्रोत में बताया गया है कि अगर एक लड़का और लड़की गणित में एक जैसे अंक लाते हैं तो शिक्षक अक्सर लड़के को नेचुरल टैलेंट वाला मानता है। अच्छा। और लड़की को मेहनती या रट्टा लगाकर पास होने वाली समझता है। ये लड़की की क्षमता को कम आंकना है और लड़के पर हमेशा अच्छा करने का दबाव बनाता है। तो ये जो बीज क्लासरूम में बोए जाते हैं, जहाँ लड़कियों को मेहनती और लड़कों को नेचुरल टैलेंट वाला माना जाता है। हाँ, ठीक यही पेड़ बनकर बोर्डरूम में दिखाई देता है। अच्छा, तो ये सीधा कनेक्शन है नर्सरी से बोर्डरूम तक। बिल्कुल सीधा। जो पूर्वाग्रह स्कूल में शुरू होता है
वो कार्यस्थल पर महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाने का रूप ले लेता है। आंकड़े साफ दिखाते हैं, तेल और गैस जैसे स्टेम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% है, जबकि स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों जैसे केयरिंग प्रोफेशन में ये 60% तक है। इसका कारण सिर्फ रुचि नहीं, बल्कि ये धारणा भी है कि महिलाएं कठिन और खतरनाक काम नहीं कर सकती। और यहीं पर वो थिंक मैनेजर थिंक मेल वाली जो अवधारणा है वो वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कार्यस्थल पर बहुत गहराई तक बैठी हुई है। ये एक बहुत शक्तिशाली अचेतन पूर्वाग्रह है। थिंक मैनेजर थिंक मेल का मतलब है कि जब हम एक लीडर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर मर्दाना मानी जाने वाली विशेषताएं आती हैं, जैसे आक्रामकता, तर्कसंगतता, मुखर होना, निर्णय लेना। इन गुणों को स्रोतों में एजेंटिक गुण कहा गया है। तो फिर महिला लीडर्स के लिए क्या मुश्किल होती है? उनके लिए एक डबल बाइंड या दोहरी मार की स्थिति पैदा होती है। अगर वे इन एजेंटिक गुणों को अपनाती हैं, यानी सख्त और मुखर होती हैं, तो उन्हें बॉसी, आक्रामक या नापसंद किया जाता है। लेकिन अगर वे पारंपरिक रूप से स्त्रियोचित माने जाने वाले गुणों जैसे दयालु और सहयोगी, जिन्हें कम्युनल गुण कहा गया है, उनको अपनाती है, तो उन्हें कमजोर, अक्षम या लीडरशिप के लिए अनफिट माना जाता है। वे कुछ भी करें, उन्हें परखा ज्यादा जाता है। मतलब उनके लिए जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे रोल कॉन्ग्रुएटी थ्योरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिमाग में लीडर की एक तस्वीर बनी हुई है और औरत की एक अलग तस्वीर। जब कोई महिला लीडर बनती है तो ये दोनों तस्वीरें वो मेल नहीं खाती और हमारा दिमाग उसे स्वीकार करने में संघर्ष करता है। इसी बेमेल होने की वजह से उन्हें परखा ज्यादा जाता है। और इसका नतीजा? इसका एक भयानक परिणाम होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहां बेहद सक्षम महिलाएं भी अपनी सफलता का श्रेय किस्मत को देती हैं और उन्हें हर समय डर लगता है कि कहीं उनकी अयोग्यता का पर्दाफाश न हो जाए। ये डबल बाइंड और इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात सुनकर लगता है कि समस्या ऑफिस की ट्रेनिंग से नहीं सुलझ सकती। क्या स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी है? क्या ये बचपन से शुरू होता है? बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन पूर्वाग्रहों की जड़ें ऑफिस में नहीं, बल्कि बहुत पहले हमारे बचपन के खिलौनों के डब्बे और कपड़ों के रंगों में होती हैं। ये लड़कियों के लिए गुलाबी, लड़कों के लिए नीला जैसी धारणाओं से शुरू होता है। तो ये जो हम आज पिंक लड़कियों के लिए, ब्लू लड़कों के लिए सुनते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। और ये बात वाकई चौंकाने वाली है। एक स्रोत बताता है कि 100 साल पहले, 1918 से पहले, मामला ठीक उल्टा था। पिंक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव रंग माना जाता था, इसलिए ये लड़कों के लिए था, जबकि ब्लू को ज्यादा डेलिकेट और प्रिटी माना जाता था, इसलिए वो लड़कियों के लिए था। अरे वाह! ये दिखाता है कि ये नियम कितने मनमाने और सामाजिक रूप से बनाए गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं है ना? बिल्कुल। मतलब जो हम एक अटल सच मानकर बैठे हैं, वो बस पिछले 100 सालों का एक मार्केटिंग ट्रेंड हो सकता है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है तो समाधान कहाँ से शुरू होगा? समाधान भी वहीं से शुरू होगा जहां से समस्या शुरू होती है, घर और स्कूल से। यहीं पर स्रोत जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग का शक्तिशाली विचार पेश करते हैं। ये सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि भविष्य के कार्यस्थलों और समाज को बदलने का एक तरीका है। तो इसे लागू करने के कुछ व्यवहारिक तरीके क्या हैं जो हमारे श्रोता अपना सकते हैं? स्रोत 4 प्रमुख रणनीतियों पर प्रकाश डालते हैं। पहला है भाषा। स्मार्ट गर्ल या स्मार्ट बॉय के बजाय स्मार्ट किड कहें। अपनी बेटी से ये ना कहें कि राजकुमारियां ऐसे नहीं करती, या बेटे से ये ना कहें कि लड़के रोते नहीं। कक्षा में बच्चों या दोस्तों जैसे शब्दों का उपयोग करें, ना कि लड़कियां और लड़कियां। भाषा हमारी सोच को आकार देती है। दूसरा जरूर खिलौनों के बारे में होगा। हाँ, दूसरा है खिलौने। खिलौनों का कोई जेंडर नहीं होता। लड़कों को गुड़िया, डॉक्टर सेट और रसोई के सेट से खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, और लड़कियों को ट्रक, बिल्डिंग ब्लॉक्स और साइंस किट से। इससे लड़के सहानुभूति और देखभाल करना सीखते हैं, और लड़कियां वो समस्या समाधान और स्पेशल रीजनिंग सीखती हैं, जो स्टेम विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिलचस्प है। समाज में अक्सर इसे लड़कों को लड़कियों जैसा बनाने की तरह देखा जाता है, जबकि स्रोत कह रहे हैं कि ये उन्हें सहानुभूति जैसे जरूरी जीवन कौशल सिखा रहा है। बिल्कुल। तीसरा है रंग। गुलाबी और नीले के नियम को तोड़ें। बच्चों को अपनी पसंद के रंग चुनने दें। सभी रंग सभी के लिए हैं। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है रोल मॉडल। बच्चों को रूढ़ियों को तोड़ने वाले उदाहरण दिखाएं,
पुरुष नर्स, महिला फायर फाइटर, महिला वैज्ञानिक या पुरुष शेफ। उन्हें ऐसी किताबें पढ़ाएं और फिल्में दिखाएं जिनमें महिला और पुरुष दोनों पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर कुछ कर रहे हों। इसके लाभ तो स्पष्ट लगते हैं, रचनात्मकता, आत्मसम्मान। लेकिन क्या स्रोत इसकी चुनौतियों का भी उल्लेख करते हैं? क्योंकि समाज इसे आसानी से स्वीकार नहीं करता होगा। हाँ, वो चुनौतियों को लेकर बहुत ईमानदार हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चे को स्कूल में अपनी पहचान को लेकर थोड़ा भ्रम हो, लेकिन ये उसे विविधता को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। सामाजिक दबाव और बुलिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, और यहीं पर माता पिता का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उनका समर्थन बच्चों को मजबूत बनाता है। और एक डर कामुकता मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर भी होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। कुछ लोगों को चिंता होती है कि जेंडर न्यूट्रल परवरिश से बच्चे की कामुकता पर असर पड़ेगा, लेकिन स्रोत और व्यापक शोध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कामुकता जैविक होती है, ये परवरिश पर निर्भर नहीं करती है। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग का उद्देश्य बच्चे को वो बनने की आजादी देना है जो वो है, ना कि उसे कुछ बनाना। चलिए अब इसे अपने श्रोताओं के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। चूंकि हमारे स्रोतों में से एक CTET परीक्षा पर केंद्रित है, तो कुछ प्रमुख प्रश्नों और अवधारणाओं की समीक्षा करते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। जरूर, कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि लड़के रोते नहीं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये कथन किसका उदाहरण है? तो इसका सीधा जवाब है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि ये एक समूह के बारे में एक सामान्यीकृत विचार है। ठीक है। और अगर सवाल ये हो कि एक शिक्षक लड़कों को हमेशा विज्ञान के प्रयोग करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा की सफाई का काम देता है, तो ये क्या होगा? ये जेंडर बायस का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ एक स्टीरियोटाइप, मतलब कि लड़के तकनीकी काम में अच्छे हैं और लड़कियां देखभाल के काम में, उसको अमल में लाया जा रहा है, जिससे अवसरों का असमान वितरण हो रहा है। बिल्कुल। और एक सवाल जो अक्सर आता है, हाँ, कक्षा में रूढ़िवादिता को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विकल्प हो सकते हैं: A, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग काम देना, B, लड़कों को लड़कियों से अलग पंक्तियों में बिठाना, या C, लड़कों को गुड़ियां और लड़कियों को ब्लॉक से खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सबसे प्रभावी तरीका है C, लड़कों को गुड़िया और लड़कियों को ब्लॉक से खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सीधे तौर पर उन पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ता है जो खिलौनों से जुड़ी होती हैं। बाकी दोनों विकल्प तो रूढ़िवादिता को और मजबूत करेंगे। और एक आखिरी जरूरी कॉन्सेप्ट है। हाँ, इक्वालिटी और इक्विटी का। हाँ बिल्कुल, समानता और समता। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। और स्रोतों में से एक बहुत अच्छे ग्राफिक से समझाया गया है। इक्वालिटी का मतलब है सभी को समान अवसर या संसाधन देना। कल्पना कीजिए कि 3 अलग अलग कद के लोग एक बाड़ के पार मैच देख रहे हैं और तीनों को एक ही आकार का बक्सा दिया जाता है। सबसे लंबे व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं थी, बीच वाले के लिए ये ठीक था, और सबसे छोटे व्यक्ति के लिए ये काफी नहीं था, वो अभी भी नहीं देख पा रहा है। हाँ। ये इक्वालिटी है, सबको एक जैसा देना। तो फिर इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब है निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग जरूरतों को पूरा करना। उसी उदाहरण में इसका मतलब होगा कि सबसे छोटे व्यक्ति को एक बड़ा बक्सा देना, बीच वाले को छोटा बक्सा, और सबसे लंबे व्यक्ति को कोई बक्सा नहीं देना, ताकि हर कोई बराबर ऊंचाई से मैच देख सके। हमें सिर्फ नियम बराबर नहीं चाहिए, हमें नतीजे बराबर चाहिए। ये निष्पक्षता है। वाह, ये ग्राफिक तो सच में आंखें खोल देता है। मैं हमेशा इन दोनों शब्दों को एक ही समझती थी, लेकिन ये अंतर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि सबको एक जैसा ट्रीट करना हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। बिल्कुल। निष्पक्ष होने का मतलब कभी-कभी अलग अलग लोगों के साथ उनकी जरूरत के हिसाब से अलग व्यवहार करना होता है, ताकि सभी एक ही शुरुआती रेखा पर आ सकें। तो एक साधारण पहेली से शुरू करके हमने उन गहरी जड़ों वाले पूर्वाग्रहों को समझा जो हमारे स्कूलों और कार्यस्थलों को आकार देते हैं, और अंत में घर से शुरू होने वाले व्यवहारिक समाधानों तक पहुंचे। यहाँ एक अंतिम विचार है जो स्रोतों से आता है और जिस पर विचार किया जा सकता है। अपना चश्मा बदलिए, दुनिया बदलिए। इसका मतलब बस इतना है कि हमें अपने जो अचेतन पूर्वाग्रह है ना, जो छिपे हुए हैं, हाँ, उन्हें पहचानना होगा, उन पर सवाल उठाने होंगे, और जेंडर को नहीं, इंसान को देखना होगा। जैसा कि एक स्रोत बहुत खूबसूरती से कहता है, जेंडर सिर्फ एक पहचान है, कोई पिंजरा नहीं। जब हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि लड़कियां बॉस नहीं हो सकती या लड़के रो नहीं सकते, तभी हम इन अदृश्य पूर्वाग्रहों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रकृति प्रेम संस्थान के हमारे सभी साथियों को उनकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
उम्मीद है कि ये गहरी पड़ताल आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अलविदा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।